हाल ही में मालदीव में एक प्रतियोगिता हुई बॉडी बिल्डिंग की, आपने गोल्ड मेडल जीता। इसके लिए कितनी मेहनत आपने करनी पड़ी और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? इसके लिए मेहनत तो लोगों को लगेगा कि जब से मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे ये चैम्पियनशिप खेलनी है तब से की होगी, बट इसकी मेहनत तो 2001 से चल रही है, जब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा पतला दुबला था। एंड व्हेन आई डिसाइडेड कि यार मुझे थोड़ा सा हष्ट पुष्ट दिखना है कॉलेज में जाने से पहले और थोड़ा सा ठीक ठाक दिखना है, सो दैट कपड़े पहनूँ तो ठीक लगूँ। वहाँ से शुरुआत हुई, बट तो कह सकते हो कि मैं 2-4 महीने काउंट नहीं करूँगा, बट ये 24 साल का या 25 साल का एक ऐसा सफ़र है जिसमें हर दिन 4 घंटे और 365 दिन और साल दर साल मेहनत करने के बाद यस, मुझे 2015 में ये मौका मिला था कि मैं इंडिया को वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट करूं, बट मेरा वहाँ गोल्ड नहीं आ पाया था, सिल्वर मेडल आया था। 2015 से बस एक ही सपना था कि यार जब भी मुझे अब नेक्स्ट मौका मिलेगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेलने का, तो बस मैं इस सिल्वर को गोल्ड में तब्दील कर सकूं। एंड मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि अभी 10 दिन पहले मुझे वो सेंटर स्टेज मिली जहां मैं इंडियन फ्लैग पकड़ के जन गण मन, जो 60 सेकंड का मेरा एक ड्रीम था कि मुझे 60 सेकंड बस ये जीना है इस पल को, वो जी लिया, तो सब कुछ ठीक है। जब इस बार आप मालदीव में गए खेलने के लिए, तो कैसा आप महसूस कर रहे थे उस समय, और जब गोल्ड मेडल आपके पास आया तो कितनी चुनौतियां थी उस समय आपके सामने? मुझे लगता है कि जब हम राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेलते हैं तब भी एक एहसास होता है खिलाड़ी को, जो एहसास किसी से शेयर नहीं किया जा सकता। वो जब पल आप जीते हो तभी जीते हो, बट जब आप अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हो और मेडल लाते हो, तो वो मेडल आपके हिस्से में नहीं आता, वो मेडल आपके देश के हिस्से में आता है। तो जब भी मैं बाहर जाता हूँ, भारत को रिप्रेजेंट करता हूँ और फिर सेंटर स्टेज खड़ा होता हूँ फ्लैग लेके, और जब वो सामने सब लोग खड़े होते हैं और राष्ट्रीय गान बज रहा होता है, तो लगता है कि यार तुमने कंट्रीब्यूट कर दिया अपने देश के प्रति एक खिलाड़ी होने के तौर पे। वहाँ बाकी समस्या हैं, तो जब भी आप किसी सफ़र पे निकलते हो तो चुनौतियाँ तो आती हैं। इन 24 सालों में बहुत सारी चुनौतियाँ आई हैं और आगे भी आती रहेंगी। खिलाड़ी को खिलाड़ी वही चीज़ बनाती है जो हर अप एंड डाउन से ओवरकम करके वो जज्बा रखे कि मुझे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। जब आपको पता लगा कि मालदीव में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता है, तो कितने समय पहले से आपने ये तैयारी शुरू की? क्या शेड्यूल रहता था आपका? खाने पीने में क्या कुछ लेते थे आप? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब मुझे था कि मैं यार ये चैम्पियनशिप खेलना चाहता हूं, तो किसी भी प्रतियोगिता को की प्रिपरेशन में आपको 16 हफ्ते का समय लगता है, यानी 4 महीने। बट जब मैंने ये प्रतियोगिता खेलने की बात सोची तो 12 हफ्ते रह गए थे चैम्पियनशिप में। सोचते सोचते एक हफ्ता और निकल गया। फिर मैंने सर को कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे ये चैम्पियनशिप है, मैं खेलना चाहता हूँ, बट उन्होंने बोला कि यतिंदर आपको ये समझना चाहिए कि आप 26 साल के लड़के नहीं हो, आप 42 साल के हो। तो जब 26 साल के लड़के को 16 हफ्ते लगते हैं, तो तुम्हें कम से कम 20 हफ्ते पहले ये डिसीजन लेना चाहिए था। बट मैंने कहा सर अब तो ले चुका हूँ, अब आप बताओ करना क्या है, 11 हफ्ते में प्रिपरेशन कैसे होगी? उन्होंने कहा बहुत मुश्किल होगा, बट तुम बताओ तुम्हारा दिल क्या कहता है। मैंने कहा सर मैं कर लूँगा। उन्होंने कहा पक्का? उन्होंने कहा फिर तुम करो। तो मैं जिस प्रतियोगिता के लिए 20 हफ्ते पहले डिसीजन लेना था, 11 हफ्ते पहले लिया, जो कि नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि फिर उतना ही स्पीड से मुझे करना पड़ा। अब स्पीड से कैसे करना पड़ा कि अगर मुझे 60 मिनट यानी 8 किलोमीटर पैदल चलना होता था रोज़, बट मुझे 16 चलना पड़ा। तो रोज़ का मेरा एक 16 किलोमीटर का 8 किलोमीटर सुबह, 8 किलोमीटर शाम को कार्डियो, और सुबह 1.5 से 2 घंटे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और शाम को 1.5 से 2 घंटे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो ये कह सकते हो मुझे 20 हफ्ते का काम 42 की उम्र में 11 हफ्तों में करना पड़ा। बट मुझे लगता है कि जब ऊपर वाला कुछ डिसाइड कर लेता है और वो सिग्नल भेजता है तुम तक कि तुम्हारे थ्रू ये काम होना है, तो वो होना है। तो दिस इज़ द डेस्टिनेशन कि ये गोल्ड मेडल आना था तो आना था। बट हाँ, मैं एक जरिया था कि मैं इस मेहनत को शिद्दत से और सच्चे मन से करूं,
सो दैट, बट हाँ, थैंक्स टू द फैमिली, मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहा है इसमें, क्योंकि जब भी आप एक खिलाड़ी को देखते हो तो सिर्फ आप देखते हो कि क्योंकि वही जीतता है, वही मेडल पहनता है, बट मुझे लगता है कि उसके पीछे उसका परिवार, यार दोस्त और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है। तो मैं अगर आपको बता दूंगा, इस जर्नी में 11 हफ्ते की जर्नी में 20 से 22 लोग ऐसे हैं जो हर पल बस ये सोच रहे थे कि हमें जीतना है। कई देशों से वहाँ पर और भी बॉडी बिल्डर आए हुए थे। जैसा आपने कहा कि आपकी उम्र 42 साल, वहाँ 22 साल के भी होंगे, 24 के होंगे, 26 के होंगे, 30 के होंगे। क्या लगा कि कोई 42 साल का उम्र का कोई बॉडी बिल्डर वहाँ दिखा? एक्चुअली क्या है कि जो इससे पहले आपका सवाल था कि क्या चैलेंजेस थे, देखो फिज़िकल तौर पे कोई चैलेंजेस नहीं थे, क्योंकि मैं इसको सन 98 से कर रहा हूँ, तो मेरा शरीर जानता है, ठीक है, कितनी ही पीड़ा हो उससे उभरना जानता है। बट मानसिक तौर पे ये प्रेशर था कि क्या मैं 23 साल के या 26 साल के या 28 साल के लड़कों के साथ compete करके जीत पाऊँगा। तो मैं वहाँ सबसे पूछता था, क्योंकि 41 कंट्रीज़ थी, 600 से ज़्यादा खिलाड़ी थे, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यूक्रेन और जी बहुत सारी कंट्रीज़ थी। तो मेरा पहला सवाल सबसे ही होता, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो वो हंस के स्माइल करके बोल देता था 26। फिर मैं गणित लगाता था, 26, 14, 2, मुझसे 16 साल बड़ा हूँ। तो मेरे दिमाग में इस बार शुरू से ही एक बात थी बस, कि मुझे ये 42 साल में चैम्पियनशिप को जीत के, एज इज़ जस्ट अ नंबर जो हम सब लोग बोलते हैं, वो मैसेज लोगों तक पहुंचाना है कि अगर तुम कुछ भी डिसाइड कर लेते हो तो सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक एज इज जस्ट अ नंबर, उम्र तुम्हें नहीं रोकती। बट हाँ, मे बी शायद हो सकता है कि मैं 50 के बाद या 45 के बाद बोलूँ कि बस अब तो शरीर भी बोल रहा है कि अब मत कर। तो ये सपना आप कब से लेके चल रहे थे कि आपका एक सपना था कि वर्ल्ड का एक गोल्ड मेडल आपने जीतना है? देखो सपने तो मतलब जब से मैंने इस पैशन को परस्यू करना शुरू किया, मतलब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, तो जिम में एक पोस्टर लगा होता था, मुझे उस टाइम उस खिलाड़ी का नाम भी नहीं पता था, तो मैंने असद भाई हमारे एक हैं, उनसे पूछा कि सर ये फ़ोटो क्यों लगाते हैं जिम में? तो उन्होंने बोला कि मतलब जो भी कोई अच्छा इंस्पायर करता है लोगों को। तो मेरा था कि बस कुछ ऐसा टाइटल जीतने हैं, कुछ ऐसा कुछ करना है कि जिम में पोस्टर लगें। टचवुड मैं काफ़ी पूरा इंडिया ट्रैवल करता हूँ, बहुत सारे जिमों में जाता हूँ जहाँ लोग मुझे नहीं भी जानते, वहाँ भी पोस्टर लगे हुए हैं। तो वो सपना था। बट हाँ, ये सपना था कि एक एक बार मैं सारी चैम्पियनशिप स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट, नॉर्थ इंडिया, यूपी, मिस्टर इंडिया, जूनियर इंडिया, फेडरेशन कप, एशिया, वर्ल्ड, सब एक बार जीतना चाहता था। तलवरकर क्लासिक, सतीश शुगर क्लासिक। और मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि अभी मैं यही सोच रहा था कि क्या ऐसा कोई टाइटल बचा है जिसको मैं इस खेल को अंतिम बार अलविदा बोलने से पहले जीतना चाहता हूँ। तो अभी तो नहीं बचा। तो सारी प्रतियोगिता आप खेल चुके हैं? हाँ, मैं ऑलमोस्ट सारी प्रतियोगिता खेल चुका हूँ। लेकिन और कितनी होती है इसमें प्रतियोगिताएं? मतलब मैं 40 से ज़्यादा खेल चुका हूँ। और मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं अब जिन लड़कों के साथ प्रतियोगिताएं खेल रहा हूँ वो मेरी 3rd जनरेशन है। यानी मेरी जिस जनरेशन के साथ मैंने शुरू किया था वो संन्यास ले चुके हैं। उसके बाद एक जनरेशन और आई थी, उसके साथ भी मैं लाइनअप में खड़ा हो चुका हूँ। और अब की बार इस प्रतियोगिता में सबसे अहम बात जो सभी युवाओं ने बोली कि भैया हम तो आपको देख देख के बॉडी बिल्डिंग करना शुरू किया और आप हमारे बराबर में खड़े हो। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ द 3rd जनरेशन जो अभी उभर रही है, इनके साथ मैं खेल रहा हूँ। तो आई थिंक लूजिंग और विनिंग से ज़्यादा मेरे लिए ये महत्व रखता है कि मैं 3rd लाइनअप यानी 30 साल हो जाएंगे, मतलब 3rd डिकेड में खेल रहा हूँ। और भगवान की दुआ से हाथ पैर सही सलामत अभी चल रहे हैं। किस तरह से सपना आया आपका कि आपने बॉडी बिल्डर बनना है? किससे आपने इंस्पिरेशन लिया इस? मैं एक्चुअली क्या, बस जैसे आप जब आप 15 साल के होते हो या 14 साल के होते हो, नई नई मूंछ आती है, पतले होते हो, दिखने में सांवले होते हो और कोई लड़की भी तुम्हारी तरफ नहीं देख रही होती है तो थोड़ा अजीब लगता है। तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है अपने अंदर, शायद तुम में कुछ कमी है। किसी से इंस्पायर भी हुए थे आप? इंस्पायर तो ऐसा किसी से नहीं हुआ, बट हाँ वही पोस्टर जो देखा था वो आज तो मुझे पता है वो केविन लेब्रॉन, फ्लेक्स व्हीलर, इनके पोस्टर्स थे जो बाहर के खिलाड़ी हैं। बट
अगर आप बोलोगे एज सच इंस्पिरेशन किसी से नहीं ली, मेरे दादाजी चौधरी हुकम सिंह वो ही हमारी एक अलौती इंस्पिरेशन है। और अब तो वो भगवान के बीच, मतलब भगवान के पास है, मतलब हमारे बीच में नहीं है, बट मेरे बीच में तो उस चैम्पियनशिप के दौरान भी थे। तो वो एक ऐसा चेहरा है जो मुझे इंस्पायर करता है कि चल बेटा तू कर, जो होगा अच्छा होगा, और आशीर्वाद हमेशा रहता है। तो मुझे नहीं लगता, और मुझे लगता है कि जब तुम्हारे बीच का ही कोई तुम्हारा इंस्पिरेशन हो, वो चाहे अब नहीं भी हो, तो उससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। दादाजी से प्रेरणा ली आप? हाँ हाँ, ही इज़ द ओनली इंस्पिरेशन आई कैन हैव। मतलब बन तो नहीं पाऊंगा, बट कोशिश करता हूँ कि शायद उनके जैसा कभी बन जाऊँ। डाइटिंग क्या रही इस बार? क्योंकि डाइटिंग भी कुछ लोग बॉडी बिल्डर बनना तो चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन चूक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। एक तो उनको भी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और आपकी डाइटिंग को लेकर ज़रूर लोग पूछना चाहते हैं कि आप क्या डाइटिंग लेते हैं। तो मैं अगर ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी तो चलेगी नहीं। तो शरीर भी वैसे ही है, अगर आप इस शरीर में अच्छा संपूर्ण आहार नहीं डालोगे तो नहीं चलेगी। बट कितने लोग ये मान सकते हैं कि 12 महीने दोनों टाइम तोरी की सब्जी तुम खा सकते हो? आप मेरे घर में किसी से भी पूछ लेना, मैं पूरे 1 साल से दोनों टाइम तोरी की सब्जी खाता हूँ। ठीक है, वो आपकी फेवरेट है या फिर फेवरेट है? शरीर के लिए? नहीं नहीं, शरीर के लिए भी पहले तो फेवरेट बन गई, बट मैंने सोचा यार मैंने कभी दूसरा कुछ ट्राई नहीं किया बट फिर भी सारी बॉइल्ड होती है, फिर वो चाहे पालक हो और तोरी, लौकी या फिर मशरूम, ब्रोकली, इस तरह की चीज़। और क्योंकि मैं ऐसा खेल खेलता हूँ कि मुझे नॉनवेज खाना पड़ता है, तो मैं फ़िश, अंडे, चिकन ये खाता हूँ। और क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव किसी भी प्रतियोगिता के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको फ़ैट नहीं खाना होता। तो दूध, दही, इनसे हमारा दूर दूर का कोई नाता नहीं है, घी से कोई नाता नहीं है। बट हाँ, गुड फैट के लिए आप फ्लेक्सीड ऑयल, फिश ऑयल ये खाते हो। कार्बोहाइड्रेट के लिए लोगों को लगता है कि मतलब कार्ब दुश्मन होते हैं, बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। बट मैं आपको बता दूं कि आपको चाहे प्रतियोगिता खेलनी हो या नहीं खेलनी हो, कार्बोहाइड्रेट इज़ अ फ्यूल ऑफ योर बॉडी। तो आपको आलू, चावल, शकरकंदी, मूंगफली या फिर रोटी, इस तरह की। बट डिपेंड करता है कि आपका वज़न कितना है, आप टोटल नंबर ऑफ़ कैलोरी कितनी खा रहे हो, उस कैलोरी का कितना प्रतिशत हिस्सा प्रोटीन से आ रहा है, कितना फैट से आ रहा है, कितना कार्ब से आ रहा है। बट वो गणित आपको कोई टीचर, कोई गुरु वो ही बता सकता है। तो इसीलिए जितने भी यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो एक तो ये बात को ठान लें कि अगर उन्होंने आज शुरू की है तो वो 1 हफ्ते, 1 महीने या 1 साल में चैम्पियन नहीं बनेंगे। चैम्पियन बनने में 4 से 5 साल का समय लगता है, वो भी अगर आप सही हाथों में रहे तो अपने लिए सही हाथ चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपका हाथ पकड़ के आपका मार्गदर्शन कर सके। तो एक टीचर, गुरु आपको, जैसे मैं 2008 से मिस्टर के एन शर्मा जी जो हमारे गुरु हैं, मेरे तो फादर फिगर है, उन्होंने जन्म नहीं दिया बट आई थिंक उन्होंने पिता होने के सारे फ़र्ज़ निभाए हैं। तो 2008 से कितने साल हो गए हैं? 16 साल हो गए हैं। बट आज भी जिस दिन मुझे कंपटीशन खेलना था, उस दिन भी मैं उनसे संपर्क में था, फ़ोन पे, मैसेज में। हमारे पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग है कि अगर मुझे 1 ग्राम नमक भी खाना होता था तो मैं उनसे पूछता था कि आज मेरा कितना नमक मैं 1 ग्राम खा के जा सकता हूँ। फिर वो 1 ग्राम को तोलना और खाना, इसकी डॉक्यूमेंट्री है पूरी हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसको देखनी है कि एक खिलाड़ी का जीवन कैमरे के पीछे कैसा होता है। तो वहाँ से वो फिर, बट हाँ, आप कितना पानी पीते हो, कितना नमक खाते हो, वो तक भी काउंट होता है। तो जब बॉडी बिल्डिंग ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप चल रही थी, तो उस समय जब आपने और वहाँ के बॉडी बिल्डर देखे अलग अलग देशों के, उनके शरीर में और आप अपने शरीर को जब देखते थे तो कैसा लगता था उस समय? आजकल के एथलीट जो है शारीरिक रूप से बड़े हो गए हैं, मतलब तगड़े दिखते हैं। आपकी हाइट भी शायद 5.5 हाइट है, और वज़न जो है अभी मैंने जिस वेट कैटेगरी में जीता है वो है 80 से 85। तो मेरा वज़न उस दिन आ रहा था 81 किलो। तो मैं कोई दिखने में बहुत विशालकाय बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। बट अगर आप बात करोगे कंडीशनिंग की, अगर आप बात करोगे सेपरेशन की, मसल क्वालिटी की, स्किन की, प्रेजेंटेशन की, सुंदरता की, तो आप वीडियोस देख सकते हो तो आपको पता चलेगा कि ये 81 किलो होने के बाद भी 100 किलो वाले पे भी भारी है। तो इट्स नॉट अबाउट कि तगड़ा कितना है, इट्स अबाउट कि हर मसल कि हाँ, और हर मसल कितना विकसित हुआ है। कोई मसल बड़ा है, कोई छोटा है, वो नहीं होता। तो हमारे क्या होता है, एक सिमेट्री, एक लुक, काफ टू नेक,
वो आपकी मतलब प्रॉपर होनी चाहिए। तो जिस समय ये प्रतियोगिता चल रही थी, जिस मंच पर आप उस समय थे, तो जैसा आपने कहा कि अलग अलग बॉडी का अलग अलग पार्ट दिखना चाहिए उस समय, तो इसके लिए क्या वहाँ भी प्रैक्टिस करी फिर आपने? हाँ, वहाँ पे आपको ग्रीन रूम में पूरा कलर लगाना पड़ता है, जैसे दुल्हन तैयार होती है, ये दुल्हन तैयार करने वाला काम है। आपको पूरा कार्ब लोडिंग करनी पड़ती है, वाटर डिप्लीट करना पड़ता है, सोडियम लोड करना पड़ता है। उसके बाद आप ग्रीन रूम में जाते हो, आप एक टैन करते हो, जो टैन आपके शरीर के मसल्स को और ज़्यादा बढ़ा देती है। और फिर आप ऑयलिंग करते हो, वार्म अप करते हो अच्छे से, और वार्म अप करने से पहले भी आप कुछ मीठा खाते हो, क्योंकि आपने 4-6 महीने से मीठा नहीं खाया है, सो दैट आपके मसल्स की में ग्लाइकोजन स्टोर हो सके और वो और फुलर दिखें, और वो आपको अगले 4 से 5 मिनट जब भी आप डेमोस्ट्रेशन करने वाले हो तो वो पूरा प्रॉपर एक घंटे की प्रक्रिया होती है बिफोर द स्टेज। तो आपको किस देश का बॉडी बिल्डर वहाँ पर आपको लगता था कि इससे मेरा कंपटीशन हो सकता है? एक्चुअली देखो, जितने भी एथलीट वहाँ थे, मतलब उनका सम्मान करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ, मेहनत तो सभी करते हैं, बट वो दिन किसका है, वो पल किसका है, वो ऊपर वाला डिसाइड करता है। ये नहीं कह सकते कि किसी की फिजिक कम थी या मेरी बेहतर थी, नहीं, सबकी बेहतर थी और सबकी कम थी, बट जिसका ऊपर वाले ने हाथ पकड़ लिया। बट हाँ, जब आप जिम में जो मेहनत करते हो 4 महीने, वो स्टेज पे दिखता है कि बहुत अलग तो नहीं है, बट कुछ अलग है। तो यहाँ पे 19-20 का गेम होता है, क्योंकि देखो 15 और अगर 20 होगा तो वो तो साफ ही दिखेगा, बट यहाँ पे खेल 19-20 का है। इवन कई बार क्या होता है 19.5 और 20 भी होता है, तो बस जो 20 रह गया वो जीत जाता है। तो गोल्ड मेडल का सपना कब से संजोए लिए हुए थे आपकी, मुझे लाना है गोल्ड मेडल? 2015 से, क्योंकि 2015 में सिल्वर आया था वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में, सेम फेडरेशन में, हाँ, जो थाईलैंड में हुई थी। वो फ़ोटो भी मेरे पास है, तो बस मैं फ़ोटो को देख के ही सोचता था कि ठीक है। और मैंने घर में भी अपने सगे संबंधियों से सबसे यही डिस्कस किया कि यार कोशिश करो कि ये सिल्वर जो है गोल्ड में तब्दील हो जाए। तो मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, तुम लोग प्रे करो कि, क्योंकि खाली दवा से काम नहीं होगा, दुआओं की बहुत ज़रूरत, हाँ, दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो थाईलैंड में कहाँ चूक रह गई थी, क्या लगा आपको? क्योंकि आप जब सिल्वर लेके आए, गोल्ड नहीं मिला, तो कुछ तो आपने सोचा होगा कि आखिर मेरी चूक कहाँ रह गई? कुछ भी चूक नहीं रही। हो सकता है कि मैं तब बहुत उभरता हुआ खिलाड़ी था, बहुत नया खिलाड़ी था। हाँ, 2015, हाँ, बहुत उभरता हुआ खिलाड़ी था, तो फिज़िक बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि सिल्वर तक भी पहुंच गया। बट जब भी आप कब उभरते हुए होते हो, तो आपको जजेस की नज़र में आने के लिए 2-4 कंपटीशन खेलने पड़ते हैं, सो दैट तब तुम्हें मतलब बेसिकली तुम्हें स्टेज पे बार बार अपने पैर मारने पड़ते हैं कि हम मुझे भी देखो। तो उस टाइम शायद मैं उभरता हुआ था, तो फिजिक अच्छी थी, तो सिल्वर तक भी पहुंच गया थैंकफुली। बट कमी तब भी कुछ नहीं थी, वो समय की कमी थी कि उस तब मेरा समय नहीं था। परिवार में कौन कौन है, परिवार वालों का कितना सहयोग मिला इस पूरे, हालांकि आपने इससे पहले बताया, लेकिन कौन कौन है परिवार में? परिवार में सबसे पहले तो माता पिता ही होते हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है और इस संसार को देखने का एक मौका दिया है। फिर संसार में तुमने क्या चुना वो तुम्हारी ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद तुम्हारे साथ के जैसे भाई बहनें हैं जिन्होंने एक ही कोख से जन्म लिया है, वो तुम्हारे कितना साथ हैं, वो बहुत साथ रहे। उसके बाद 2008 में शादी होगी, फिर जैसे नीलम आई, तो उसके आने के बाद भी यही था कि 2 सपने नहीं हो सकते, एक ही सपना हो सकता है, या तो उसका हो सकता है या मेरा हो सकता है। तो थैंकफुली सबने बोला कि मेरा सपना ज़्यादा, मेरे सपने को जीते हैं। तो तब से वो सब लोग तो डे नाइट मेहनत कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे भी हैं जिनसे मेरा खून का रिश्ता नहीं है, बट वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो भी चाहते हैं कि इसको जो भी चाहिए इसको मिले। हाँ, क्योंकि ना देखो, मैं ये मानता हूँ कि आप किसी जैसे जब आप किसी भी जंग को जीतने के लिए आपको अपने साथ साथ बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, आप आगे रह सकते हो, बट अगर आप आगे हो और आपका हौसला बहुत अटल है, तो पीछे लोग आपके खड़े हो जाएंगे कि कोई बात नहीं यार, इसके साथ तो लगना पड़ेगा और इस जंग को जीत के आना पड़ेगा। जीवन साथी का कितना सहयोग रहा? क्योंकि कहते हैं कि जब जीवन साथी अगर साथ है तो फिर कोई भी ऐसी चुनौती है उसका सामना कर सकते हैं हम। एक्चुअली क्या है कि ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप का सपना मेरा तो था ही, नीलम का भी था, क्योंकि जब भी वो विकिपीडिया में पढ़ती है तो वो सिल्वर मेडल,
तो बोलते कि इतना सब कुछ तो हो गया, तो एक बार और कर लो, ये सिल्वर को गोल्ड मिला, सो दैट विकिपीडिया में भी हम तो पढ़ें कि गोल्ड मेडलिस्ट। तो मैंने कहा चलो करते हैं फिर। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बाइन सपना है जिसमें मुझे लगता है कि मेरा रोल 25% है, नीलम का रोल 75% है, कि अगर वो 75% ना दे अपना तो डाइटिंग तो नीलम जी से ही लेते होंगे ना? हाँ, सारा खाना मेरा इट्स नॉट अबाउट ईटिंग ओनली, मतलब मैं किस टाइम सोता हूँ, किस टाइम खाता हूँ और किस टाइम जिम जाता हूँ, कैसे आता हूँ, तो वो पूरा नज़र रखती है। और पूरा नज़र रखने के बाद भी मैं देखता हूँ, जैसे रात को मैं आके सोया हूँ तो वो मेरी नज़र उतारेगी और बेड के किनारे पानी भर के रखेगी, फिर वो उस पानी को सुबह डोल देगी, तो वो अपने काम करती रहती है पैरेलली बिना बताए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि किसी भी सपने को साकार करने के लिए आपको किसी अपने परिजन को ये समझा देना चाहिए कि आपका सपना जो है वो आपको करना ही करना है। और आई थिंक जब आपका सपना सच्चा हो, आपका मन सच्चा हो, तो आपके साथ लग जाते हैं। तो परिवार का तो जितना थैंक्स करोगे उतना कम है। एक बेटा भी है? हाँ, बेटा भी है। बेटा क्या करता है और बेटे की चाहत क्या है? बेटे की चाहत तो बेटे को ही पता होगी, क्योंकि अभी 12 साल का है, तो अभी तो एज सच मतलब पापा को देखता होगा ना कि पापा वर्ल्ड चैंपियनशिप बन गए हैं बॉडी बिल्डिंग में, तो मैं भी बॉडी बनाऊँ। हाँ, क्योंकि अभी जब एयरपोर्ट पे आए तो बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे, मम्मी पापा से लेके, भाई से लेके, नीलम से लेके, और मेरे कुछ ऐसे कुलीग जो मेरे साथ काम करते हैं वो भी था। तो मेरा ऑब्जर्वेशन यही था कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ उससे वो मायने नहीं रखता, ये कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि अभी टीनेज में है तो पूरे जीवन भर के लिए उसकी एक मेमोरी रह जाएगी, ठीक है ना। तो मैं उसको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी किस्मत में जो लिखा है वो लिखा ही है। बट अगर मैं एक पिता होने के नाते ऐसी कुछ मेमोरी दे सकता हूँ उसको, जो उसके बड़े होने पे जब उसका कभी भी फेलियर आए, हार हो, तो वो उस मेमोरी को याद करे और फिर जिसमें उसकी हार हुई है उससे लड़ने की हिम्मत मिले, तो मैं यही दे सकता हूँ। और आपके सफ़र में भी काफ़ी बार आपको निराशा हाथ लगी, लेकिन फिर भी आपने बिल्कुल बिल्कुल, वो तो लगनी ही है, बिना निराशा के तो चल ही नहीं सकते। बट मैं ये चाहता हूँ कि रुकना नहीं है। तो मैं ये कुछ मेमोरीज सजो के, जैसे 2022 में जब मैं एशिया चैम्पियन बना तो वो स्टेज के नीचे था, तब तो वो मेरे साथ गया था, अभी वो मेरे साथ नहीं गया था, तो वो भी उसकी एक मेमोरी है। तो हो सकता है 2-4 उसके पास एक अच्छी ऐसी मेमोरीज हों जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती और जिनको सिर्फ एहसास किया जा सकता है। जब वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती और एहसास किया जा सकता है और तुम्हारा ही कोई अंश उसको एहसास कर रहा है, तो आई थिंक एक पिता होने का फ़र्ज़ यहाँ तक तो पूरा कर दिया, बट आगे भी अगर कुछ करना पड़ेगा तो करेंगे। 42 साल की उम्र में यतेंद्र सिंह पवार ने अपना गोल्ड मेडल तो हासिल कर लिया है, अब आगे की क्या इच्छा है? क्या आगे और भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में खिताब जीतने हैं? मैं अब आगे की कोई इच्छा तो है नहीं एज सच, बट हाँ ये इच्छा ज़रूर है कि मैं बॉडी बिल्डिंग एज ए खेल के लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि जब हमने इस खेल को खेलना शुरू किया और इस खेल को जिया तो हमने देखा बहुत सारी कमियां हैं जिन पे सुधार किया जा सकता है, बट वो सुधार तभी हो पाएगा जब आपकी दोनों जेब में बहुत पैसा हो, यानी मॉनिटरी तौर पे खिलाड़ियों को हेल्प करना, उनके ट्रैवल में हेल्प करना, उनकी प्रिपरेशन में हेल्प करना, उनको स्पॉन्सरशिप देना। तो मुझे लगता है कि अब किसी भी प्रतियोगिता को खेलने से ज़्यादा मेरा ध्यान होना चाहिए कि जो अब यंग जनरेशन इस प्रतियोगिता को खेलने आएगी उनके रास्ते में जो जो भी मुसीबतें आएंगी, बीइंग अ सीनियर होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं बॉडी बिल्डिंग एज पूरे खेल जगत के लिए कुछ करूं। तो खुद पता नहीं मैं खेलूंगा आगे नहीं खेलूंगा, हो सकता है मैं 6 महीने बाद या हो सकता है 2 दिन बाद अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दूं, और बट रिटायरमेंट खुद खेलने से हो सकता है। लोगों के खेलते जो लोग खेलेंगे उनकी हेल्प करने से तो अंतिम सांस में ही रिटायरमेंट हो पाएगा। बट हाँ, हो सकता है ये जब आपका ऑन एयर हो उसके बाद कहीं न्यूज़ आए कि आई एम रिटायर्ड नाउ। आपको लगता है कुछ बॉडी बिल्डर फाइनेंशियल तौर पर रह जाते हैं उनको? बहुत एक्चुअली क्या है कि जब मैं इस खेल को खेल रहा था तो मुझे भली भांति पता था कि मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब बहुत इन द सेंस कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, खेल बहुत एक्सपेंसिव है। बट टचवुड मैं थोड़ा सा रास्ते निकाल लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ। तो मैंने कमाई के जरिए निकाल लिए, क्योंकि एक तो यूट्यूब चैनल है और जिस यूट्यूब चैनल की हम बात कर रहे हैं ये हिंदुस्तान का फिटनेस का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है।
50 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारी स्पॉन्सरशिप्स हैं। 2X न्यूट्रिशन एक सप्लीमेंट ब्रांड है, खुद का ब्रांड है। तो स्पॉन्सर, तो कहने का मतलब ये है कि मैंने जैसे जैसे मेरा खर्च, बेसिकली जब मेरी 10,000 की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने ढूंढ लिया था 10,000 कहाँ से आएंगे, बट मुझे पता था मेरी 1 लाख भी होगी, फिर मैंने वो भी, बट मुझे ये भी पता था अगर मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप करनी है तो मुझे 20-25 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कहाँ से आएंगे, कोई नहीं देगा। तो मैंने वो 20-25 लाख रुपए पहले से इंतज़ाम करके खुद के कमा के रखे हुए थे सेविंग के तौर पे। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ऐसे 99% खिलाड़ी होंगे जिनके पास वो 20-25 लाख नहीं होंगे, तो वो फिर क्या करेंगे, वो किसी के दरवाजे खटखटाएंगे। अब जिसके वो दरवाजे खटखटाएंगे वो उनसे कैसा व्यवहार करेगा वो उस पर निर्भर करता है, और 90% लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो मुझे लगता है कि हर खिलाड़ी को उतना सक्षम हो जाना चाहिए कि उसको किसी के दरवाजे ना खटखटाएं। तो रोजाना की डाइटिंग अगर आपकी बात करें तो जैसा आपने कहा काफ़ी खर्चा होता है इस बॉडी को बनाने में, तो आपका जो रूटीन का खर्चा अगर हम पर डे का कहें तो कितना मान? मेरा डेली का खर्चा होगा 15,000 के आसपास। हाँ, तो अगर आप लगाओगे तो महीने का होगा 4.5-5 लाख रुपये। 15,000 में ऐसा क्या खाते हैं आप? 15,000 में देखो, एक तो फूड सप्लीमेंट आते हैं, आप वे प्रोटीन ले लो, ग्लूटामिन ले लो, BCAA ले लो, ठीक है, आप कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस, इतनी चीज़ें हैं आप अनगिनत। तो उन्हीं का खर्चा जो है 5-7 हज़ार रुपये होता है। उसके बाद लेट्स से आप कोई अच्छी सालमन जैसी फ़िश खाते हो जो 4,000 रुपये किलो आती है और आप आधी किलो खा जाते हो तो 2,000 उसका भी खर्चा होता है। एंड जब आप ऐसी प्रतियोगिता के लिए ट्रैवल करते हो तो आपको उसका भी एक्सपेंड, तो कहीं ना कहीं मान लो 4 से 5 लाख रुपए खर्चा होता है। अंडे हो गए, फिर बहुत चीज़ें होती है। बट फ्रूट भी खाया जाता है? फ्रूट खाया जाता है। अब जैसे मेरा दिन का 800 ग्राम फ्रूट था, तो वो सब काउंटिंग में अगर हम लगाओगे, मैं तो लगाता नहीं हूँ क्योंकि टचवुड भगवान ने फाइनेंशियली तौर पे भी बहुत अच्छा स्टेबल शुरू से रखा है, और ऐसा नहीं है कि मेरा फैमिली वेल टू डू है, वो अलग है। बट ये जितना भी एक्सपेंडिचर मैं आपको गिना रहा हूँ आज से नहीं, 2000 से, यानी 2000 में जब मैं किसी जिम में एक ट्रेनर हुआ करता था तब मेरी तनख्वाह 300 रुपये थी। जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे सहारनपुर से आप गुरुग्राम आए? मैं देखो, सहारनपुर तो मेरी जन्मभूमि है, वहाँ पे मैंने जन्म लिया। बट मुझे पता था कि अगर मुझे इस पैशन को परस्यू करना है और 2 पैसे कमाने हैं तो मुझे किसी ऐसे शहर में जाना पड़ेगा जहाँ मेरे 1 घंटे की कीमत 300 की बजाय 600 हो जाए। तो फिर किसी ने बोला यार गुड़गांव अच्छा है, मैंने कहा यार ये किधर पड़ता है, तो उन्होंने कहा दिल्ली से उधर जाओगे तो गुड़गांव आएगा। तो गुड़गांव आ गए और यहाँ आके बस फिर काम ढूंढना शुरू किया। फिर काम ढूंढते ढूंढते एक 2 रूम का अपना जिम खोल लिया, और फिर अभी मैं रिसेंटली ही एक दिन जा रहा था और भगवान को शुक्र कर रहा था कि मैं क्या गोल्फ कोर्स पे जाऊं या सेक्टर 14 जाऊं या सुशांत लोग चला जाऊं। तो मतलब इतने विकल्प हैं, ये अपने जिम है सारे। गोल्फ कोर्स में 10,000 स्क्वायर फीट का जिम है, सुशांत लोग में 10,000 स्क्वायर फीट का जिम है, तो यानी 30,000 स्क्वायर फीट की धरती हमारी गुड़गांव में है जहाँ पे हम जिम चला रहे हैं। ये वो लड़का बात कर रहा है जो 600 रुपये में किसी के घर जाके उसको ट्रेनिंग कराया करता था। किसी की बुलेट मोटरसाइकिल नहीं, खुद की नहीं थी, किसी की मांग के कि भाई बाइक दे दे, मुझे वहाँ जाना है। कहाँ? वैली व्यू जाना है मुझे, यहाँ से कितने किलोमीटर कराने। बट ये कर्म भूमि में बेस्ट पार्ट ये हुई, गुड़गांव मेरी कर्म भूमि है, बेस्ट पार्ट ये हुई बहुत सारे लोग मिल गए अच्छे, जिन्होंने देखा है लड़का मेहनती है, इसको सपोर्ट करो। और सपोर्ट करते करते टचवुड गॉड ग्रेस अब ऑप्शन होते हैं कि यार यहाँ कर लूँ, दूर जाना है, समय नहीं है। बट ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। दुबले पतले आए थे आप गुड़गांव? मैं दुबला पतला तो नहीं आया था, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग तो मैं जब स्कूल में था तब से कर रहा हूँ, तो दुबला पतला नहीं था, ठीक ठाक था दिखने में। बट हाँ, जब अपने शहर में घूमता था तो सब और भैया कैसे हो। बट जब मैं यहाँ पहली बार व्यापार केंद्र पे घूमा तो किसी ने भी नहीं देखा, तो मैंने कहा यार ये लोग को जानता ही नहीं है यहाँ। और टचवुड अब तो फिर खैर लोग जानते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आप मेहनती हो, दिल सच्चा है, तो ऊपर वाला आपका हाथ थाम लेता है। युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे? हालांकि जो नशे की लत में हम देखते हैं कि वो बॉडी भी बनाते हैं लेकिन नशा भी करते हैं, तो लगता है कि वो नशा करने के बाद वो बॉडी बिल्डर बन पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। उसका रीज़न यही है
कि आपको अपने शरीर को बहुत साफ रखना पड़ता है, मंदिर की तरह है। जितना ज़्यादा इसको साफ रखोगे उतना ही प्रार्थना करने में आपका मन लगेगा, ठीक है ना। और अगर मन लगेगा तो ही रिज़ल्ट आएगा। बट अगर आपको लगता है कि आप अनसेंट सप्लीमेंट खा के या कोई भी इलीगल सब्सटेंस ले के बहुत जल्दी बॉडी बना लोगे, तो मैं सभी युवाओं से बस हाथ जोड़ के यही बोलना चाहता हूँ कि आप किसी भी ना बड़े खिलाड़ी को देखो और उसको देखो उसको कितना समय हो गया। अगर कोई इंजेक्शन कोई टैबलेट खाने से बहुत जल्दी बॉडी बना करती तो मुझे 24-25 साल क्यों देने पड़ते इस खेल को। बट आई थिंक शरीर को मंदिर की तरह साफ रखो और रोज़ एक्सरसाइज करो पूजा की तरह, तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपकी प्रार्थना जो है वो स्वीकार ना हो। जो लोग थक जाते हैं बॉडी बना बना कर, देखो अगर आप पैशनेट हो, अगर तो आप पैसे के लिए बना रहे हो, देखो मैं अगर बोलूँ कि मैंने बॉडी पैसे के लिए बनानी शुरू करी कि बॉडी बन जाएगी तो पैसे कमाऊँगा ना, आई एम पैशनेट अबाउट। तो अगर जब भी आपका कोई भी गोल पैशन से शुरू होता है तो फिर थकते नहीं हो। जैसे अगर आप मुझे मेरी 42 उम्र ना करो, आप मुझे बोलो 32 हो गई है, मैं फिर से 10 साल ही करूँगा। तो पैशनेट अगर आप हो तो थकोगे नहीं। बट हाँ, अगर आपका कोई पर्पस है, आप इससे हल कुछ पाना चाहते हो कि यार मैं आज बॉडी बना लूँगा, कल को 2 पैसे आ जाएंगे, वो नहीं होगा। मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट। अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हो, मनी विल फॉलो यू। वर्कआउट अभी भी करते हैं आप? वर्कआउट तो मैं आप 10 साल बाद भी मुझे मिलोगे तो टचवुड ऐसा ही देखोगे। खेलना बंद कर दूंगा बट वर्कआउट तो करूंगा दोनों टाइम। कितने घंटे करते हो आप? अभी भी 3 घंटे करता। मतलब चैंपियनशिप लास्ट मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम? लास्ट संडे चैंपियनशिप थी, आज सुबह भी वर्कआउट कर रहा था जिम में। हाँ, वो करना इज़ नॉट कि मुझे कुछ चाहिए, वो काम की तरह है। जैसे लोग ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं काम कर, जैसे आप आए हो अपना काम कर रहे हो, तो मेरे लिए सुबह उठ के वो 6-8 किलोमीटर चलना, फिर कुछ एक्सरसाइज करना, ये काम की तरह है। जब एक आध दिन रह जाते हो, 2 दिन रेस्ट पे, तो लगता है शरीर ढीला हो गया है? नहीं लगता ना। अगर कहीं घूमने गया हूँ, 1-2 दिन रह गई है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है। मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करता हूँ फिर कोशिश करता हूँ होटल में जहाँ हो जिम हो, और अगर एक आधा दिन रह भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि आपने बताया कि आपने काफ़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, एशिया में भी, अब इंडिया में भी, अब वर्ल्ड में भी आप 1-2 बार गए, थाईलैंड गए, फिर अब मालदीव गए। तो इतनी सारी आपकी जनरी रही, तो क्या लगता है आपको कि कौन सी जनरी आपकी अच्छी रही कि यहाँ पर जाकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ मैंने कुछ सीखा? देखो, जब भी आप कोई कंपटीशन खेल के आते हो तो आप सीखते ही हो, ठीक है ना। तो जब मैंने पहला कंपटीशन खेला तो कुछ मुझसे गलतियाँ हुई, मैंने कहा यार ये मुझे नहीं करना था। फिर मैंने दूसरी प्रतियोगिता में उन गलतियों को कम किया, बट दूसरी में कुछ और ऐड हो गई। फिर मुझे लगा तीसरी में मैं पहली वाली और दूसरी वाली की गलतियों को कम करूँगा, बट जब वो कर रहा था तो तीसरे में कुछ हो गया। तो अभी भी मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप, अभी भी हम बैठे थे तो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या यार मैं इससे बेहतर कर सकता था। तो मुझे 3 पॉइंट ऐसे मिले जहाँ पे मुझे लगा कि यस, मैं इससे बेहतर कर सकता था, ये मेरा बेस्ट नहीं है। बट वो हम लोगों को नहीं बता सकते वो 3 बातें कौन सी हैं, क्योंकि वो लोगों को कभी पता ही नहीं चलेंगी। बट वो मुझे पता है कि यहाँ मैं अगर मुट्ठी को थोड़ा घुमा लेता और दबा लेता मसल को, तो मसल की और ज़्यादा निखरती। हाँ, ये मिस हो गया। बट फिर सोचा यार इतना लंबा समय हो गया खेलते हुए, फिर भी कैसे मिस हो गया, वो भी इतनी बड़ी स्टेज पे। बट हो जाता है। तो इसीलिए इससे भी यंगस्टर्स को ये सीखना चाहिए कि अगर मैं 24 साल 40 चैम्पियनशिप जीतने के बाद भी ये बोल रहा हूँ कि मुट्ठी थोड़ी घुमा के दबा लेता तो शायद ज़्यादा मसल निखर जाता। तो यानी हम गलती करने के पुतले हैं, तो जितनी गलतियाँ कर सकते हो करो, बट हाँ रिपीटेटिवली मत करो। मतलब एक ही गलती को अगर बार बार करोगे तो यानी तुम काम नहीं कर रहे। मैं इसलिए और बॉडी बिल्डरों से कहना चाहता हूँ कि वो जो भी सपना उनका है, वो जो भी टास्क उन्होंने लिया है, उनकी परेशानियाँ अगर कुछ आ रही हैं, तो आपने कहा कि आपके YouTube चैनल पर भी वो सब देख सकते हैं। हाँ, वो देख सकते हैं, और हो सकता है कि वो किसी से नहीं आपसे सजेशन लेनी हो। हाँ, मैं वही कह रहा था कि हो सकता है कि मैं नियर फ्यूचर एक ऐसे ट्रेनिंग कैंप की भी घोषणा करूं जहाँ पे मैं एलीट एथलीट जो कि मतलब हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बट वेल टू डू नहीं है, किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं। क्योंकि देखो, जो भी नॉलेज कम हो या ज़्यादा हो, जो मेरे पास है वो मैं अपने साथ लेके नहीं जाना चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो
आने वाली जनरेशन को स्प्रेड कर दूं सो दैट और यतिंदर सिंह बने। मेरा लास्ट सवाल है कि जाते जाते कि आपने अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप तो जीती है, और कितने आप अब फिलहाल गुड़गांव में जिम चलाते हैं, और साथ में कितने लोग इच्छा रखते हैं कि मुझे भी यतिंदर सिंह पवार बनना है, सर आप मुझे भी ऐसा बना दें। अच्छा देखो, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल अलग हैं, तो मैं तो यही कहता हूँ आप यतिंदर सिंह जैसा बिल्कुल ना बनो, क्योंकि यतिंदर सिंह में बहुत कमियाँ हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप यतिंदर सिंह से बेहतर बनो, बट आपको अगर यतिंदर सिंह से बेहतर बनने में मेरी कुछ भी हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर। आप मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे थोड़ा टच बेस रहा करो, क्योंकि मैं वहाँ पे छोटी छोटी घोषणाएं करते रहना चाहता हूँ और करता रहूँगा। तो नियर फ्यूचर में जब भी ये ट्रेनिंग कैंप जिसकी हम बात कर रहे हैं शुरू करेंगे, बट हाँ गुड़गांव में हमारे दो, एक ऑल टाइम फिटनेस और एक O2, ये दो जिम चेन हैं। अगर कोई भी मुझसे मिलना चाहता है जिन्हें, तो सुशांत लोग सेक्टर 14 गोल्फ कोर्स, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो ऑल टाइम फिटनेस और O2 जिम, तो वहाँ पे मैं आपको अधिकतर मिल जाऊँगा। और अगर मुझे लगता है कि मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग, आई एम ऑलवेज देयर। सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग की ज़रूरत है? सरकार की तरफ से अब कोई सहयोग की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न यही है कि मैं डे 1 से थोड़ा बाकी खिलाड़ियों से अलग चला हूँ, क्योंकि मेरे साथ के सभी सरकारी नौकरी पे पोस्टेड हैं, और ऐसा नहीं है कि मुझे सरकारी नौकरी के लिए ऑफ़र नहीं आया। मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए मेरी नियुक्ति ऑलमोस्ट हो चुकी थी, बट मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं करना। उसका रीज़न यही है, मैं थोड़ा सा बाकियों से अलग रहना चाहता हूँ। मैं बंधित नहीं हो सकता कि मैं दिल्ली मतलब दफ्तर में जाके 8 घंटे बैठूं। इससे बेटर है मैं 8 घंटे सड़क पे निकलूं और युवाओं के लिए कुछ करूं। तो अब आपको मैं यूपी का खिलाड़ी कहूँ या फिर हरियाणा का खिलाड़ी? आप मुझे हिंदुस्तान के खिलाड़ी को। हिंदुस्तान के तो हो ही हो आप, क्योंकि आप अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। तो बेसिकली आपने बता भी दिया कि सहारनपुर मेरी जन्मभूमि है, गुरुग्राम मेरी कर्मभूमि है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि हरियाणा सरकार जो है, हालांकि हर राज्य की सरकारें अलग अलग खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देती हैं, हरियाणा भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत आगे रहा है। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस पूरे इंटरव्यू को देख रहे होंगे, और क्योंकि बहुत सारे जो और मंत्री हैं सरकार में वो भी देख रहे होंगे, तो उनको भी पता लगना चाहिए कि हरियाणा का छोरा जो है हम पूरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अगर अब लगाओ तो अब तो मैं हरियाणा का हो चुका हूँ। अब तो मेरा डोमिसाइल, मतलब मेरा लाइसेंस, मेरा पासपोर्ट, मेरा आधार कार्ड, मेरा परमानेंट एड्रेस, मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, मेरा सब कुछ हरियाणा का है। और मेरी मम्मी हरियाणा से है, यमुनानगर से है। तो अब तो यही कह सकते हो कि अब तो हरियाणा के ही हैं। यूपी तो मतलब छोड़ चुके हैं, तो हरियाणा के ही हैं। मैंने इस सवाल भी आपसे इसलिए किया था क्योंकि हरियाणा में एक बेल्ट ऐसी है जहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी निकलते हैं, आपको पता भी होगा कि तो वहाँ से ज़्यादातर हम देखते हैं कि कुश्ती के और बॉक्सिंग के, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के काफ़ी कम क्रेज रखते हैं हरियाणा। एक्चुअली क्या है कि वही है, मतलब जब तक कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं होगा जिसको देख के बाकी प्रेरणा ले सके। अब जैसे भाला फेंकना हमें पता था एक खेल होता है, नहीं हमें थोड़ा सा आइडिया था कि ऐसे कुछ फेंकते हैं, मतलब हर किसी को नहीं पता था। बट जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका तभी लोगों को पता चला अच्छा ये भी तो खेल है। अब आप लिख के ले लो, आने वाले 5-7 सालों में, 10 सालों में आप कितने लड़कों को भाला फेंकते देखोगे, और हो सकता है 99.9% कि नीरज चोपड़ा के बाद कोई ना कोई ओलंपिक में जाके फिर से भाला फेंकेगा, बट उसकी शुरुआत नीरज चोपड़ा ने की। तो हमें ऐसे लोगों को सलाम करना चाहिए कि जिन्होंने किसी खेल के स्तर को इतना बढ़ा दिया कि उनके आसपास गाँव में, कस्बों में लोग उसी खेल को खेलने लगे। तो आई थिंक बॉडी बिल्डिंग में कोई ऐसा फेज़ होगा जो ऐसा कुछ काम करे जिसको देख के युवा जो है वो प्रेरणा ले सके, यार इस खेल को भी खेला जा सकता है। शुरू में देखा था कि खली ने जब लोगों में एक जोश आया कि बॉडी बना। हाँ, तो देखो किसी ने तो ऑफकोर्स किसी ने तो शुरू किया। अब जैसे प्रेमचंद डोगरा जी हैं जो मतलब कई बार एशिया चैंपियन रह चुके हैं, कई बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, और सन 82 में जब मेरा जन्म हुआ था तो हमने देखा यार
मतलब जब मैं जन्म ले रहा था तब कोई खिलाड़ी एशिया और वर्ल्ड में जीत रहा था, तो उस टाइम तो कोई सुविधाएं भी नहीं थी, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कोई बोले अगर यतेंद्र भैया कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो एक चेन है। शुक्रिया यतेंद्र सिंह पवार, जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में आपको बताया और साथ ही ये भी बताया कि आखिरकार जो 15वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो मालदीव में हुई थी उसके लिए उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की है, और जो और बॉडी बिल्डर हैं उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि अगर वो बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो 1-2 दिन, 2 महीने, 6 महीने, साल में नहीं बन पाओगे। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही आपको अपने शरीर के लिए कुछ ऐसे चीज़ें भी छोड़नी पड़ेंगी जिनकी आपको आदत लग गई है। हालांकि अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप यतेंद्र सिंह पवार जो कि पहले सपना संजोए हुए थे कि वो गोल्ड मेडल लाएंगे, आखिर अब उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है और आगे भी उन्होंने बताया है कि शायद वो अब संन्यास लेंगे, क्योंकि अभी हालांकि उन्होंने घोषणा नहीं की है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि क्योंकि उनकी उम्र 42 साल है और जब वो मालदीव में खेलने के लिए गए थे तो उस समय उनकी एज से काफ़ी कम एज के जो बॉडी बिल्डर वहाँ पर थे, चाहे वो 24 साल के थे, 26 के थे, क्योंकि उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने पूछा था कि क्या उनकी एज का भी कोई बॉडी बिल्डर है, तो वो नहीं मिला, क्योंकि 42 साल की उम्र में वर्ल्ड चैम्पियनशिप का खिताब जीतना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि जो शरीर है वो एक जो युवा के अंदर हम देखते हैं जोश और उमंग, वो उतनी नहीं होती है। हालांकि उन्होंने वही जोश और वही उमंग अपनी दिखाई और इस बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप के गोल्ड मेडल खिताब को जीता, जो कि वो 2015 से अपना सपना संजोए हुए थे। ऐसे में आप इस इंटरव्यू को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यदि आपने भी बॉडी बिल्डर बनना है तो यतेंद्र सिंह ने ऐसे टिप्स दिए हैं जिससे आप बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।